उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और ये आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास भी होने वाली है। अगर आप देखेंगे हमारा जो टॉपिक आज का होने वाला है आप लोगों का, वो है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में जितनी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जितने भी आपके इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हर एक चीज़ को। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में गलत नहीं होगा और इस टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका टॉपिक होने वाला है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसको हम लोग अब इसके बाद में देखते हैं कि भारत के जो आपके 3 विधि अधिकारी होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, यही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले आपका होता है भारत का महान्यायवादी, जिसको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा आपका होता है भारत का महाधिवक्ता, तो ये आपका होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर आपसे पूछ सकता है भारत के अपर महाधिवक्ता, तो जो भारत के अपर महाधिवक्ता होते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपके भारत के 3 अधिकारी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। पहले पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था, तो आपको याद रखना है MC शीतल वार्ड। ठीक है, आपके अगर पूछा जाता है भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो MC शीतल वार्ड जी ये आपके प्रथम भारत के महान्यायवादी थे। आगे देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो याद रखना ये आपके महान्यायवादी देते हैं। कानूनी विषयों पर जो भी परामर्श देने का कार्य कौन करता है, आपके महान्यायवादी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आगे पूछ रहा है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो याद रखना जो आपका सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो आपका भारत का महान्यायवादी होता है। फिर आपसे पूछ सकता है भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है, तो जो आपका भारत का महान्यायवादी होता है ये आपके भारत सरकार का एक विधि सलाहकार भी होता है। आगे देखते हैं जो चीज़ें आपके चार्ट में दे रखी हैं। कह रहा है पहला पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा कह रहा है महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य आपके कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो याद रखना भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर पेश होना, ये सब किसका कार्य है, महान्यायवादी का। फिर आपसे पूछ रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, ये भी आपका किसका कार्य है, ये भी आपका कार्य जो है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किसको सौंपा गया, आपके महान्यायवादी जी को। आपसे पूछ रहा है कि भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी किसे है, आपके महान्यायवादी को। आगे आपसे कह रहा है एक पॉइंट दे रखा है कि आर्टिकल 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसादोपर्यंत पद धारण करेगा, तो ये याद रखना ये आपके राष्ट्रपति के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बन सकता है इंपॉर्टेंट, कि जो आपका महान्यायवादी होता है किसके प्रसादोपर्यंत पद धारण करता है, ये आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाहियों में सम्मिलित होना, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये भी बात आपके लिए बहुत ही यहाँ से महत्वपूर्ण पता आप लोगों को चली होगी कि इसको वोट देने का अधिकार नहीं, लेकिन जो भी आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन होते हैं उसमें इसको बोलने का अधिकार है और दोनों की कार्रवाई में सम्मिलित होने का भी इसको अधिकार है, किसको, भारत के महान्यायवादी जी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए दे रखा है कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, तो याद रखना ये आपके महान्यायवादी के अधीनस्थ जो भी होगा वही आपका सॉलिसिटर जनरल होता है। आगे देखते हैं वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो याद रखना ये आपके हो जाएंगे R वेंकटरमानी जी, यही आपके भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, R वेंकटरमानी जी। आगे देखते हैं चार्ट में चीज़ें दे रखी। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद किसमें
76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है। कौन सा पद है? ये आपकी एक संवैधानिक पद है। किस आर्टिकल के तहत? 76 के तहत। जबकि जो आपका महाधिवक्ता का पद जो है ये संवैधानिक ना होकर सिर्फ वैधानिक है। ये दोनों में डिफरेंस आपको जरूर याद रखना है। आगे देखते हैं। फिर आपसे ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ये आपके थे वी नरहरि राव जी। ये आपके भारत के प्रथम जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो याद रखना ये आपके एडवोकेट जनरल देते हैं कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श। आगे देखते हैं। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? जो आपकी पब्लिक सर्विस कमेटी होती है इसमें आपका कौन उपस्थित रहता है? याद रखना भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसमें उपस्थित रहता है। आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके संविधान के द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। जो आपके कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल आपके एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना इनका कार्यकाल आपके कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। यहाँ पर बहुत सारे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं क्योंकि वो 5 वर्ष ऑप्शन लगाकर आते हैं। जो लोग अच्छे से पढ़ते नहीं तो याद रखना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल आपके 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो याद रखना ये आपके लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक, ठीक है, यानी किसका मुख्य अभिभावक कहा जाता है? लोक निधि का मुख्य अभिभावक किसको कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो ये भी आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा होता है। क्या? जो भी आपके राज्य सरकार के खर्चे होते हैं या केंद्र सरकार के जो भी आपकी वित्तीय खर्चे होते हैं इसकी जांच कौन, खर्चों की जो है वित्तीय जांच अगर आपसे पूछा जाए कौन करता है? तो ये आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य होता है। आगे देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो याद रखना ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आगे देखते हैं। चार्ट में कुछ आपके अनुच्छेद दे रखे हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समझते हैं। आर्टिकल जो आपका 148 ये कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति, ये आपके किस आर्टिकल से संबंधित है? तो 148 से। 149 आर्टिकल आपका कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। 150 में कहा गया है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। 51 आपका आर्टिकल किससे संबंधित है? आपकी रिपोर्ट से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं। नोट करके जो आपका एक पॉइंट दे रखा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो आपका होता है अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। कहने का मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अगर एक बार अवकाश प्राप्ति के पश्चात ये जो है किसी भी प्रकार का सरकारी पद आपका धारण नहीं कर सकता है। ये इस पर आपके नियम लागू होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।